चलो सो गाइस, हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। आज अपन रिवाइज करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, अच्छे से रिवाइज करना है। तो सबसे पहला डिस्कशन है सैलरी इनकम को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो एज अपन ने अभी ऑलरेडी अपन ने टॉपिक डिस्कस किया है, सैलरी इनकम को डिफाइन करने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला, जो बंदा पे कर रहा है एंड जो बंदा रिसीव कर रहा है, इन दोनों में रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। एंड दूसरा, पेमेंट उस कैपेसिटी में होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, क्या, जो पे कर रहा है एंड जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों में ये रिश्ता क्या कहलाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। एंड सेकेंड, पेमेंट भी उस कैपेसिटी में हो रहा चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, ये दोनों कंडीशन अगर क्या होती है, फुलफिल होती है, तो ये सैलरी इनकम माना जाएगा। ये बेसिक चीजें आप सबको पता है ना। टॉपिक में पढ़ने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो या तो अल्टरनेट टैक्स रिजीम आएगा या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो जहां जहां पे नॉट अलाउड है उतना आपको लर्न करना है कि कौन से बेनिफिट नए स्कीम में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने ये सब फर्स्ट पेज पे ही आपको दिया है ताकि आपको याद रहे। थोड़ा डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, बट ऑप्शन नहीं है ना। तो ये जो बेनिफिट्स है, लीव ट्रैवल कंसेशन, HRA, हेल्पर अलाउंस, एजुकेशन रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल टिफिन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फूड फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, ये चीज़ों का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इसको 2-3 बार लिखना है। और रिवीजन के हर चैप्टर के स्टार्ट में मैंने दिया है, तो उसको आपको अच्छे से क्या करना है, लिखना है। उसको अच्छे से क्या करना है, आपको लिखना है मस्त पे, कि मतलब आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। पहला, मीनिंग ऑफ सैलरी अभी पढ़ा अपन ने। पे करने वाला एम्प्लॉयर होना चाहिए, रिसीव करने वाला एम्प्लॉय होना चाहिए, और पेमेंट उस कैपेसिटी में होना चाहिए। तो ये मतलब एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लेन देन होना चाहिए, तो ही वो सैलरी इनकम माना जाएगा। पॉइंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होगा? सैलरी टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस, whichever is earlier। whichever is earlier मतलब क्या है? मतलब क्या है? ड्यू का मतलब है, जैसे एग्जांपल अपना फाइनेंशियल 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो सैलरी नॉर्मली 5 तारीख को मिलती है, तो ड्यू हो गया 31 को, मिलेगा कब? अगले महीने की 5 तारीख को। तो ड्यू 31 को हुआ है, रिसीव अगले महीने की 5 तारीख को हुआ है, तो विच एवर इज अर्लियर बोला है, तो ऑब्वियसली ड्यू भी पहले होगा नॉर्मल केस में। तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है ना। ड्यू के दो मतलब होते हैं, सबको पता है। बोलो ड्यू कैसे होता है? एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला, लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड दूसरा फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो आपको जो सैलरी ड्यू होगा ये इस तरह से होगा, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हो गया तो लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा। सर अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ है तो सबको पता है, बोलो आंसर क्या है अपना? 12 मंथ्स क्या होगा? अप्रैल टू मार्च होगा, एकदम करेक्ट। एंड नेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट मंथ है तो मतलब मार्च का सैलरी 1 अप्रैल को ड्यू हो रहा है, फेब्रुअरी का सैलरी 1 मार्च को ड्यू हो रहा है, जनवरी का सैलरी 1 फेब को ड्यू हो रहा है, तो फिर आपका होगा मार्च टू फेब। तो प्लीज एग्जाम में अच्छे से इसको पढ़ना है, क्या दिया है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ऐसे एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया तो फिर नॉर्मल अप्रैल टू मार्च मानना है, व्हेन नथिंग इज मेंशन। लास्ट मंथ भी नहीं बोला है और करंट मंथ भी नहीं बोला है, तो नॉर्मल अप्रैल टू मार्च मान के वर्किंग करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए ड्यू। तो ये डेट होगा ड्यू का, और जिस दिन रिसीव्ड होगा विच एवर इज अर्लियर, उस दिन सैलरी टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज आप मेरे पास रिटर्न फाइल करने के लिए आए, आपने कहा सर हमको मार्च महीने का सैलरी नहीं मिला है, तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा कि बताओ आंसर क्या है? यस यू आर राइट, देना पड़ेगा ड्यू बेसिस पे। भले रिसीव नहीं हुआ है बट 31 मार्च को ड्यू तो हुआ है ना, तो उस बेसिस पे आपको टैक्स कंपलसरी मस्त पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस।
कौन से बेसिस? रिसिट बेसिस। मतलब क्या है, अब ये ड्यू नहीं होगा, मतलब मार्च महीने मैंने अप्रैल का पगार कंपनी से एडवांस में लिया, थोड़ा घर पे प्रोग्राम था, पैसे कम बढ़ रहे थे, तो मैंने अप्रैल का पैसा मार्च में लिया है, तो इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, रिसिट बेसिस। सेम एरियर्स ऑफ सैलरी, व्हाट इज एरियर्स? इंक्रीज इन सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हमको बैकडेटेड प्रमोशन मिला है, जैसे आपने टी पे सुना रहेगा 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, तो अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको ये 7 पे कमीशन अप्लाई होता है, फिर उनका बैकडेटेड सैलरी बढ़ता है, क्योंकि वो अप्लाई बाद में होता है बट वो बैकडेटेड होता है, तो 6 मंथ का उनको एक्स्ट्रा पगार मिलता है, उसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। तो एडवांस एंड एरियर्स दोनों रिसिट बेसिस पे टैक्सेबल है, लेकिन जो रेगुलर सैलरी वो ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। एंड अगर वर्ड एग्जाम में एडवांस आता है तो उस पर टैक्स नहीं आएगा। एडवांस का मतलब है मैं आगे कंपनी को रीपे करने वाला हूँ, तो जो मैंने पैसा आपसे आज लिया है अगर मैं आपको रीपे कर रहा हूँ तो मेरा लोन है, वो मेरा इनकम नहीं है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मस्त तरीके लर्न करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है, देखो, मिस्टर कडप्पा इज गेटिंग सैलरी ऑफ 12,000 सिंस 1st June 21, okay. He got increment of 1,000 on 1st April 24. Calculate his annual salary if salary become due on the last day of the month and फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। देखो अब पहले क्या करना है, एग्जाम में जो पीरियड दिया वो पीरियड पहले अपन मस्त की लिखते हैं, कब उसने कंपनी ज्वाइन किया है, लिखो आप सब 1 जून 2021। 1 जून 2021 से अपना प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और ये अपना यहाँ से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। बराबर है क्या? ठीक है। हाँ, पहले कितना सैलरी था? 12,000। अभी 1 अप्रैल से कितना हो गया? 13,000 हो गया। ठीक है, तो ये तो सॉरी, अभी क्वेश्चन क्या है? पहला, अगर सैलरी ड्यू होती है ऑन लास्ट डे, बताइए, अगर लास्ट डे को ड्यू हो रही है तो अपना 1 ईयर कहां से कहां तक होगा? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो अप्रैल से सैलरी कितना था? 13,000 इंटू 12, 1,56,000 सैलरी होगा पहले केस में, समझा कि नहीं? एंड सेकंड होगा फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उसमें मार्च से होगा। एक मार्च 2024 से, तो अभी मार्च 31 मार्च को सैलरी चेंज हुआ है, यहाँ पे पहले सैलरी था 12,000, 12,000 इंटू 1 होगा, और यहाँ पे 13,000 इंटू 11, तो फाइनल आंसर होगा आपको 1,55,000। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम में मस्त पैकी वर्किंग करना है ताकि आपको मस्त पैकी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, समझा? बोलो बोलो, समझा सबको? बोलो, बराबर है कि नहीं? समझा आपको? तो ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है। तो ड्यू ऑन द लास्ट डे का मतलब क्या बोलो? अप्रैल टू मार्च, एंड फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ फेब्रुअरी टू मार्च, तो पीरियड ड्रॉ करने का, सैलरी कब कब चेंज हुआ है लिखने का, और 12 महीने का सैलरी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट लिखना है आपको। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, फीस फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, बोनस। अच्छा, कमीशन तीनों होते हैं, कौन से? फिक्स कमीशन, बेस्ड ऑन टर्नओवर, एंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट।
तो कमीशन कोई भी प्रकार का हो, आपको फिक्स कमीशन मिले, अपने जो टर्नओवर अचीव किया उस पर मिले, या कुछ मैनेजर्स को बेस्ड ऑन परसेंटेज मिलता है, तो तीनों केस में जो होगा वो फुल्ली क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है। बोनस, बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें ध्यान में रखना है, कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब जो ऑफर लेटर में आपको लिख के दिया है कि इतना आपको बोनस मिलेगा हर साल, वो तो एज ए सैलरी टैक्सेबल। लेकिन जो वॉलंटरी बोनस है, वॉलंटरी मतलब कंपनी को एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हो गया, कंपनी ने खुश होकर आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया। अभी आप बोलेंगे सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये एज अ परक्विजिट टैक्सेबल है। अभी आप बोलेंगे सर फर्क क्या पड़ता है, अल्टीमेटली दोनों तो टैक्सेबल है, एकदम सही कहा। लेकिन जहां पे बोलता हूँ कि एज अ परक्विजिट टैक्सेबल है, तो याद करना अपन जब रेंट फ्री एकोमोडेशन का वर्किंग करते हैं, वहां पे अपन परक्विजिट कंसिडर नहीं करते हैं, और वहां पे बोनस कंसिडर होता है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस है वो कंसिडर होगा, लेकिन अगर वॉलेंटरी बोनस है तो बीइंग अ परक्विजिट वो कंसिडर नहीं होगा। तो इसका इम्पैक्ट रेंट फ्री एकोमोडेशन में हो सकता है। उतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है, बट बात निकले तो दूर तक जाएंगे, इसलिए मैं आपको मस्त तरीके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझना है। नाउ पे स्केल, it's a system of payment where the increment scale is pre-known to the employee, that is basic salary is given. अमित, असं कुठलं काम आहे की जे मला घरी चेक करायचं मी करतो, माझ्याकडनं राहिले मला देऊन टाकतो तर प्रिंट काढून, रिव्हिजन यायचं का पुढचं? पुढचे करायचं बरं, ऐक ना, तू मला याला मास्टर फाईल लागेल विकासची, त्या अशी करू शकत नाही, सगळ्यात एका पिशवी टाकून दे मला, जेवढं जमलं करतो मी, सगळ्यांना पण 2-3 करून देतो। हेलो मैडम, वो कल वेबिनार है ना, तो वो यूट्यूब का आपको भेज दो क्या, लिंक बना के, यूट्यूब का नहीं, गूगल मीट का। कभी कभी हाँ हाँ, आप एक बार ग्रुप में फाइल ऐड कर देना कि कल सेमिनार, इस लिंक को 11:30 बजे ज्वाइन करना है। ओके, हाँ हाँ, विकासला माहिती आहे, ते पार्ट 1 केलाय ना तो, पार्ट 1 पार्ट 2 ते एका पिशवीत टाकून ठेव, मी घेऊन जातो मग।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पे स्केल, है ना। पे स्केल का मतलब एक सिस्टम है जहाँ पे आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा, आपका ईयरली इंक्रीमेंट कितना होगा, वो कब तक होगा, ये सब आपको पता चलता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा लाइक दिस पे स्केल विल बी गिवन। तो ये लिखता हूँ मैं आपके लिए, पे स्केल आप भी लिख सकते हैं फटाफट। तो बेसिकली उससे रिवीजन लेक्चर है, इसमें मेन लेक्चर आपका देखना जरूरी है। ये रिवीजन में मैं फटाफट क्लियर कर रहा हूँ, इसमें पढ़ाने वाला नहीं। तो आपका सैलरी के मेन लेक्चर जब तक नहीं होते, लेक्चर मत देखना, आपका फायदा नहीं होगा। और ऐसे रिवीजन 2 बार करना है, एक बार मेरे साथ और एक बार खुद करना है रिवीजन। 2 बार करेंगे तो टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे पे स्केल आपको दिया मस्त की 6000, 2000, 12000। तो ये आपका होगा आज का स्टार्टिंग मंथली सैलरी, स्टार्टिंग मंथली बेसिक पे। ये होगा आपका ईयरली इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 6000 रुपये आपका बेसिक स्टार्टिंग मंथली सैलरी होगा। 2000 हर साल बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, 12000 तक, मतलब लगभग 3 साल बढ़ेगा। सब 12000 के बाद आपको नया पे स्केल दिया जाएगा। 12000 के बाद क्या किया जाएगा, आपको नया पे स्केल दिया जाएगा। सो 12 के बाद 14 होगा, 16 होगा, डिपेंड जो भी होगा, ठीक है। ओके, अभी इसमें करना क्या है। अच्छा, इसमें अभी मंथली बोला है, स्टार्टिंग मंथली। अभी स्टार्ट का मतलब क्या है, जिस महीने में मैंने ज्वाइन किया वहां से। तो अगर मैंने 1 नवंबर को ज्वाइन किया तो अगले 1 नवंबर को सैलरी बढ़ेगा। दिस नीड नॉट बी एज पर फाइनेंशियल ईयर। हाँ, आपने अगर एग्जैक्टली 1 अप्रैल को ज्वाइन किया तो मैच होगा। तो आपको एग्जाम में ध्यान में रखना कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया वहां से 12 मंथ्स, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन दिया है, मिस्टर बदलापुर जॉइंस टॉनी लिमिटेड ऑन 1/10/2020। पे स्केल दिया है, कंप्यूटर सैलरी फॉर 24-25। तो अभी ज्वाइनिंग डेट क्या है, 1/10/2020। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले उसने कब ज्वाइन किया, 1/10/2020। यहाँ से एक एक साल ड्रॉ करना है। कब तक ड्रॉ करना है, जब तक अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं होता है। बोलो अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट कब होगा, बोलो बताओ अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट कब होगा, बोलो कब होगा, मार्च 25। तो यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021। फिर नेक्स्ट डेट क्या होगा, 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022। एक साल कैसे निकालना है, एक साल आगे जाओ, एक दिन माइनस करो। 2022 से 30 सितंबर 2023। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025। अब मैं सितंबर 25 तक आ गया, मतलब यहाँ पे मार्च 25 कवर हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जिस दिन ज्वाइन किया वहां से स्टार्ट करो। एंड कब करना है, जब अपना मार्च 25 कंप्लीट होगा वहां पे एंड करना है। तब तक ये टेबल बनाते जाएगा। इसमें कितने ईयर्स आएंगे अपन बता नहीं सकते, वो डिपेंड एग्जाम में क्वेश्चन कितना बड़ा दिया है। फिर सैलरी 16,000, 2,000, 18,000। तो 16,000 में हर साल 2,000 ऐड करो, 18, 20, 22, 24। ये 5 साल अपन ने ऐड कर दिए। ये होने के बाद अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 24-25। तो हमेशा इसके बाद लास्ट 2 ईयर पे ही फोकस करना है, वहीं पे अपना डेटा रहता है। तो ये मैंने इस पे फोकस कर दिया। और कैलसी भी रिक्वायर्ड है ताकि अपन सॉल्व कर पाए सही तरह से। तो अभी मैं क्या करूंगा, सितंबर तक कितना था सैलरी, 22,000। तो 1 अप्रैल 24 से 30 सितंबर 24, 22,000 इंटू 6 अपना सैलरी था। फिर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025। अपना सैलरी 24,000 इंटू 6 था। तो ये हो गया 1,32,000। ये हो गया 1,44,000। इसका टोटल लेंगे तो 2,76,000। ये ऐसे एग्जाम में आपको वर्किंग करना है।
चेक करो 22 इंटू 6 132, 24 इंटू 6 144 प्लस 1, परफेक्ट सही जवाब। तो आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो। तो ये होगा 2,76,000, ये आपका होगा सैलरी। तो लाइक दिस आपको वर्किंग करना पड़ेगा। तो पे स्केल में पहले क्या करना है, जिस साल ज्वाइन किया वहां से 1 ईयर स्टार्ट करो। कब तक लिखना है, जब तक मार्च 25 कंप्लीट तब तक। उसके बाद लास्ट के 2 ईयर्स को लाइन ड्रॉ करो, अपना पूरा उस पर है। फिर अपना 1 ईयर ड्रॉ करो, चेक करो सैलरी कहाँ पे चेंज हुआ है। तो चेंज के पहले कितना था, चेंज के बाद कितना लिखो, नंबर ऑफ मंथ्स बोथ साइड काउंट करो, चेंज के पहले कितने मंथ्स है, चेंज के बाद कितने मंथ्स है, मल्टीप्लाई करो। बस ये 12 मंथ्स लिखते समय देखना है, ये ड्यू ऑन द लास्ट डे था। अगर फर्स्ट डे होता तो इसको मैं मार्च टू फेब लिखता, है ना। ये कौन सा ड्यू है, लास्ट डे ऑफ द मंथ है, इसलिए मैंने अप्रैल टू मार्च लिया, कुछ नहीं दिया तो, है ना। तो देखो ये कुछ नहीं दिया तो अपन वैसा करेंगे, समझा सबको, इज दिस क्लियर। सो लाइक दिस आपको एग्जाम में क्या करना है, पे स्केल के मस्त वे की क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस, इन लीव मतलब इंस्टेड ऑफ। तो जब हम नोटिस पीरियड में रहते हैं, नोटिस दे दिया बट आपको 1 महीने का सैलरी दे दिया, वो भी टैक्सेबल है। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी मतलब काफी बार कंपनी अच्छे एम्प्लॉय को रिटर्न करने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा देती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको रिटर्न करने के लिए आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया गया कि तुम हमारा जॉब मत छोड़ना, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, बट ये एग्जाम आने के चांसेस बहुत रेयर है। तो ये था इस पूरा डिस्कशन ऑन बेसिक सैलरी पार्ट। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अलाउंसेस। अलाउंस के बेसिकली 3 कैटेगरी है, बट उसके पहले अलाउंस का मतलब क्या है, 2 चीजें अगर है जहाँ पे अमाउंट भी फिक्स है और पर्पस भी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स पर्पस भी फिक्स, उसको बोलते हैं अलाउंस। अभी अपन रिवीजन मोड में है, एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस है जहाँ पे आपको चेक करना है। नाउ अभी जो पहला लिस्ट है, दे आर टैक्सेबल अंडर बोथ रिजिम। अभी मैंने फर्स्ट पेज पे आपको दे दिया है, बोथ रिजिम मतलब ये देखो दोनों जगह पे अलाउड है ना। तो ये लिस्ट मैंने वापस दिया है आपको बार बार लर्न करने के लिए। तो देखो ये अलाउंसेस कौन से जो दोनों रीजन में टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसका डिस्कशन होगा, डोंट वरी। डेरेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डन, नॉन प्रैक्टिस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय अदर देन हैंडीकैप एम्प्लॉय। तो ये जो अलाउंस लिस्ट है ये आपको अच्छे से लर्न करना है। आप नॉर्मल स्कीम में हो या अल्टरनेट, ये पूरा फुल्ली टैक्सेबल है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल्ली टैक्सेबल, पहले देते हैं। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब है कि सपोज एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि आपको 15,000 का अलाउंस मिला है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी देंगे कि उसमें से 4,000 खर्च किया है। 15,000 मिला है, 4,000 खर्च किया है, आप सोचेंगे क्या करना है, मैं 11 पे टैक्स भरूँ या 15 पे, बताओ क्या करेंगे। 15 पे टैक्स देना है। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब है आप उस पैसे को खर्च करो मत करो कुछ भी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, जितना उतना आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आपको उतना क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बराबर है क्या, समझा आपको। तो ये फुल्ली टैक्सेबल है कि द मोमेंट यू रिसीव इट ये पूरे आपके इनकम में ऐड होगा। आप कितना खर्च करते इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक एक करके देखते हैं। इंटरनल अलाउंस अपन बाद में डिस्कस करेंगे। डीएनएस अलाउंस इज अ महंगाई बढ़ता है ना, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपका सैलरी बढ़ना भी जरूरी है। तो ये है डीएनएस अलाउंस जो महंगाई बढ़ता है, एंड इसमें आपका जैसे महंगाई बढ़ेगा ये अलाउंस बढ़ता है। इसका एग्जाम में अमाउंट भी दे सकते हैं या परसेंटेज देते हैं। अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो फिर ये बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी डीए में बच्चों को कंफ्यूजन है 2 वर्ड से। सर एक वर्ड आता है इफ एप्लीकेबल, दूसरा वर्ड आता है इफ नॉट एप्लीकेबल। चलो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नाउ हाँ अभी देखो इनकम निकलते समय दोनों टैक्सेबल है। तो एग्जाम में वर्ड आता है एप्लीकेबल हो या ना हो, जब भी आप इनकम निकालेंगे तो सब ऐड होगा।
लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मैं एचआरए का एग्जांपल लेता हूँ। एचआरए में अगर एप्लीकेबल है तो लेना है, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नहीं लेना है। तो ये पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि डीए इज अ फुल्ली टैक्सेबल, आपके सैलरी इनकम में वो आने वाला है। और वर्किंग नोट में बहुत जगह पे, ये एचआरए का एग्जांपल है, ऐसे बहुत जगह पे लिखा है डीए इफ एप्लीकेबल, तो वहां पे अगर एप्लीकेबल है तो लेना है, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नहीं लेना है। Now the next question is what is applicable? Applicable का मतलब है आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूट होगा उसमें डीए कंसिडर होगा। सो इफ डीए इज कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट जिस सैलरी पे कैलकुलेट होगा उस सैलरी में अगर डीए कंसिडर किया जाएगा उसको बोलेंगे एप्लीकेबल। एंड अगर उस सैलरी में डीए कंसिडर नहीं किया जाएगा उसको बोलते हैं नॉट एप्लीकेबल। तो पॉइंट बी नोटेड, इनकम में हमेशा ऐड करेंगे और एचआरए में तब भी ऐड करेंगे इफ इट इज एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, और ये है सिटी कॉम्पेंसेटरी, जहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से आप अगर किसी दूसरे सिटी में जाते हो तो महंगाई बढ़ जाती है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दिया जाता है। बाकी सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस वो ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर हैंडीकैप है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है 30 to 100 तक, अदरवाइज फुली टैक्सेबल है। अच्छा, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर आने के लिए जो दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसका एग्जामिशन आपको मेरे को नहीं मिलेगा, हैंडीकैप है उनको मिलेगा। नेक्स्ट, now fully taxable under default tax regime and partly exempt under optional tax regime, है ना। डिफॉल्ट मतलब कौन सा, जो अल्टरनेट टैक्स में से डिफॉल्ट मैंने कहा था, तो उसमें क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अपन ने पढ़ा, एचआरए स्पेशल अलाउंस जो ऊपर अपन ने पढ़े फुल्ली टैक्सेबल, एक्सेप्ट ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट अपन ने भी डिस्कस किया, ये सब मैं बताने वाला हूँ। एंड ये ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये अलाउंस सबके लिए एग्जेम्प्ट है, कोई भी हो, तुम नॉर्मल स्कीम में हो या कोई भी स्कीम में हो, नहीं। कौन से दिया है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। अभी पहले बताओ व्हाट इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड व्हाट इज ऑप्शनल, बताओ अभी मेरे को पहले, ये वर्ड अपन समझते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम या फिर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ऑप्शनल टैक्स रेजिम। हाँ बताओ, मतलब व्हाट इज डिफॉल्ट मींस अल्टरनेट टैक्स रेजिम। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी बना गया है और ये रेगुलर स्कीम, तो ये अच्छे से आपको लर्न करना है ना। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब एचईआर एंड ऑप्शनल मतलब रेगुलर स्कीम। ठीक है, क्या किसी को डाउट है? चलो, तो ये फुल्ली एग्जाम्ड अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ठीक है, ये पढ़ लेना। एंड ये फुल्ली एग्जाम्ड अंडर बोथ स्कीम, ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। चलो, तो अभी नीचे आते हैं। तो ऊपर तो मैंने बस कंपेरेटिव टेबल दिया है, उसका डिस्कशन नीचे सबका होने वाला है। एचआरए वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई दिस इज गिवन, टू मिस्ड कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, है ना। आपका एम्प्लॉय आपका घर नहीं, आपने घर रेंट पे लिया है लैंडलॉर्ड से, तो आप जो लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हो उसमें आपको रिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आप खुद के घर में रह रहे हो या आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पर रेंट पेबल जीरो है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, फिर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो देखो कितना एग्जाम्प्ट है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, एक्चुअल एचआर रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया जाएगा। सैलरी का 50 एंड 40% कब लेना है, सबको पता है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, 4 मेट्रो सिटी इनकम टैक्स के हिसाब से 50%, बाकी सिटी में 40%। अभी मेट्रो सिटी का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे मेट्रो चलती है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, सर मेट्रो सिटी मीन्स व्हाट। पुणे में भी मेट्रो सिटी है, मेट्रो ट्रेन की बात नहीं हो रही है, ओके। मेट्रो सिटी से डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इवन स्मार्ट सिटी इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से 4 ही है मेट्रो सिटीज, बाकी अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग है इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है। तो उसका
और व्हाट इज सैलरी हियर, बेसिक प्लस डीए एप्लीकेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न। देखो यहाँ पे एप्लीकेबल, तो डीए इनकम में तो हमेशा आएगा, यहाँ पे कब आएगा, अगर वो एप्लीकेबल है तो आएगा। तो बेसिक लो, डीए इफ एप्लीकेबल लो, कमीशन कौन सा लेना है, बेस्ड ऑन टर्नओवर, इनका टोटल लो, या तो उसका 50% या तो 40%। एंड तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में 10% ऑफ सैलरी, इसमें से जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। एंड सपोज इसका आंसर निगेटिव आता है तो मिनिमम बिकम 0, तो भी एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो एचआरए फुल्ली टैक्सेबल कब होगा, एक तो आप रेंट ही पे नहीं कर रहे हो, सो ऑब्वियसली ये 0 होगा, तो आंसर निगेटिव आएगा ना, बराबर कि नहीं। सपोज ये 0 है और ये 12,000 है तो निगेटिव आएगा, या फिर ये 6,000 है और ये 12,000 है तब भी आंसर निगेटिव आएगा। तो ध्यान में रखना कि अगर सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन का आंसर निगेटिव आ रहा है तो एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल, बिकॉज एग्जम्पशन कैन नॉट बी 0, डिडक्शन कैन नॉट बी 0। वो 0 मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, 0 होता है वो, ठीक है ना। इसमें एडवांस सैलरी कंसिडर नहीं करना है, इनकम में लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है। बेसिस ऑफ डिडक्शन इज द प्लेस ऑफ एकोमोडेशन, मतलब मैं पुणे मुंबई अप डाउन कर रहा हूँ, मैंने क्लास में बताया था, पुणे नॉन मेट्रो सिटी है, मुंबई मेट्रो सिटी है, मैं जॉब मुंबई में कर रहा हूँ, रह रहा हूँ पुणे में। बोला भी क्या करना है, क्या करना है बताओ। मैं रह रहा हूँ पुणे में, जॉब कर रहा हूँ मुंबई में, कंफ्यूजन हुआ कि नहीं। उन्होंने बोला कि तुम कहाँ पे रहते हो वो इंपॉर्टेंट है, जॉब करने के लोग बड़े शहर जाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अगर पुणे से मुंबई जा रहा हूँ तो मैं रह रहा हूँ पुणे में, 40% मिलेगा, लेकिन उल्टा हो रहा है, मैं मुंबई से पुणे आ रहा हूँ तो फिर 50% मिलेगा, क्योंकि मैं मुंबई रह रहा हूँ। एंड फुल्ली टैक्सेबल इफ रेंट इज नॉट पेड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेंट, बहुत सिंपल है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये ए भी कर देता हूँ, ठीक है। एंड डिडक्शन इज अवेलेबल इवन इफ अमाउंट इज नॉट स्पेंड, मतलब क्या है, एग्जाम में आपको देंगे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड चाइल्ड इंक्लूड्स एडॉप्टेड स्टेप चाइल्ड, सेम हॉस्टल अलाउंस के लिए 300 रुपए एग्जाम्प्ट है, और एक्चुअल विच एवर इज लेस, बाकी सब कुछ सेम। नेक्स्ट ट्रैक ड्राइवर अलाउंस और डेली अलाउंस। अच्छा डेली अलाउंस ऊपर भी पढ़ा अपन ने, दिस डेली अलाउंस इज गिवन टू ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, है ना। तो ये ध्यान में रखना, जब डेली अलाउंस में चेक करना है कि एम्प्लॉय कौन सा है, अगर ट्रांसपोर्ट वाला है तो अलग प्रोविजन है, अगर ट्रांसपोर्ट का एम्प्लॉय नहीं है तो फिर कितना एग्जाम्प्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड, कितना एग्जाम्प्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड, ठीक है, यहाँ पे दिया है कितना एग्जाम्प्ट है वो, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड एग्जाम्प्ट है वो, ठीक है। ओके अगर सपोज एग्जाम में एज्यूम करो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एम्प्लॉई है तो कितना डिडक्शन मिलेगा, आपको जो ईयरली अलाउंस मिला उसका 70%, या पर मंथ 10,000, मतलब साल का 1,20,000, विच एवर इज लेस, एकदम सिंपल, उसमें से जो मिनिमम वो एग्जाम्प्ट होगा। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय जो अभी अपन देखा था कितना एग्जाम्प्ट है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 3,200 विच एवर इज लेस, उतना आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, सिंपल। बाकी ये अलाउंस आप पढ़ लेना, ये इतने काम के नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अगर ऊपर अपन ने जितना डिस्कस किया ये छोड़ के इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर अलाउंस जो अपने नोट्स में कवर नहीं है, मैं उन अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़े, मैं बात कर रहा हूँ उस अलाउंस की जो अपने नोट्स में नहीं है, वो फुल्ली टैक्सेबल माने जाएंगे। तो ऐसे कौन से आ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हॉलीडे एक्सपेंडिचर अलाउंस एक एग्जाम्पल है, देन टेलीफोन अलाउंस, क्योंकि टेलीफोन फैसिलिटी है ना इसलिए, है ना, टेलीफोन मोबाइल अलाउंस या एनी अदर अलाउंस, नाम कुछ भी हो, टेलीफोन अलाउंस आ सकता है, मोबाइल अलाउंस आ सकता है, फुल्ली 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 क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अलाउंस पार्ट। नाउ लेट्स गेट इनटू द परक्विजिट। परक्विजिट में क्या है, द परक्विजिट का मतलब क्या है, बेनिफिट गिवन इन कैश और काइंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परक्विजिट, बेनिफिट विच इज गिवन इन कैश और काइंड। जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा मेडिकल अलाउंस, यहाँ पे आपको दिया जाएगी मेडिकल फैसिलिटी, वहां पे था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहाँ पे दिया जाएगा मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी।
वहां पे था लंच अलाउंस, यहाँ पे दिया जाएगा फैसिलिटी। तो लास्ट वर्ड चेक करना है, अगर वर्ड फैसिलिटी है तो परक्विजिट के हिसाब से सोचना है, अगर अलाउंस है तो अलाउंस के हिसाब से। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो, तो अभी अलाउंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वन इज स्पेसिफाइड एंड वन इज नॉन स्पेसिफाइड। देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अगर है तो सबसे पहले पढ़ना क्यों है, क्योंकि इसमें ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। एंड अगर अब नॉन स्पेसिफाइड है तो ओनली स्पेसिफाइड परक्विजिट आर टैक्सेबल। तो ये आप लिख के रखना है, ठीक है। देखो कौन कौन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, तो आपको मिलने वाले सभी परक्विजिट फुली टैक्सेबल। सेकंड, आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब आपके पास उस कंपनी के 20% और मोर शेयर है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल नहीं हो तो चलेगा, एक दिन थे ना, खत्म, पूरे साल के लिए तुम बन जाओगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तीसरा, जो ए एन बी में कवर्ड नहीं है, मतलब जो डायरेक्टर भी नहीं है और जो जिसके पास कंपनी के 20% शेयर्स भी नहीं, मतलब मेजोरिटी सब एम्प्लॉय इसमें आते हैं। तो उनके लिए क्या है, अगर आपका मॉनिटरी पेमेंट साल का 50,000 के ऊपर है, मॉनिटरी मतलब उसमें कोई परक्विजिट नहीं लेना है। क्या क्या नहीं लेना, देखो ऑल नॉन मॉनिटरी परक्विजिट हटा दो, जो अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ेंगे उसको हटा दो। तो ये सब हटाने के बाद, अच्छा यहाँ पे पॉइंट सी कर लो, मॉनिटरी पेमेंट विच आर एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10C, मतलब जो अलाउंसेस एग्जाम्ड है वो हटा दो। तो ये हटाने के बाद ए बी सी, ए में क्या है ऑन परक्विजिट्स, बी में ऐसे अलाउंस जो एग्जाम्ड है। मॉनिटरी पेमेंट मतलब अलाउंस अपन ने पढ़े ना, अलाउंस में से एग्जाम पार्ट हटा दो, टैक्सेबल पार्ट लो, एग्जाम पार्ट हटा दो। तीसरा, ये तीन चीजें हटा दो। ये हटाने के बाद अगर आपका सैलरी 50,000 के ऊपर है तो वो सब आपको माना जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एंड तीनों नहीं हो रहा है तो आप बोलेंगे नॉन स्पेसिफाइड। तो इसका फर्क क्या पड़ता है, बस अगर स्पेसिफाइड है तो सभी परक्विजिट टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड है तो फ्यू टैक्सेबल है। अभी बताओ 50,000 लिमिट बहुत कम है ना, 50 का सैलरी मंथली होता है बेसिक सैलरी। ये बहुत इजीली अचीव होता है प्रैक्टिकली, जितना मैंने देखा है ऑल एम्प्लॉय और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, क्योंकि साल में 50,000 सैलरी में कौन काम को आएगा, मिलेगा नहीं आपको। नाउ मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, तो ये इन लोगों को अगर मिलता है परक्विजिट तो टैक्सेबल है। इसमें वो ध्यान में रखना कि सर्वेंट एंड डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट का मतलब है जो ऊपर कवर्ड नहीं बट वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रदर इन लॉ टेक्निकली नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, बट अगर वो इंक्लूड है इसमें एज ए डिपेंडेंट, वो मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट दिया है तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा आपकी इनकम में ऐड होगा। तो डिपेंडेंट वर्ड बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। नाउ टू फाइंड आउट वैल्यू परक्विजिट, ये अपन देखने वाले हैं। ये लिस्ट है, ये है टैक्स फ्री परक्विजिट्स फॉर ऑल। तो ये आपको एक बार बस पढ़ के रखना है क्योंकि ये आगे प्रोविजन में कवर होने वाला है। बस मैंने एक जगह पे आपको दे दिया है ताकि आपको थोड़ा याद करने में आसान हो कि कहाँ पे कौन से एग्जामिशन है। तो इसको मस्त करके आपको क्या करना है, पढ़ के रखना है अच्छे से, ठीक है। और ये आगे कवर होने वाले वैसे भी, बट फिर भी एक जगह पे होगा तो इजी हो जाता है। चलिए आइए अभी पढ़ते हैं टैक्सेबल परक्विजिट। पहला है रेंट फ्री एकोमोडेशन। अभी एग्जाम में तो पहला है रेंट फ्री एकोमोडेशन, जहां पे आपको घर प्रोवाइड किया है। तो एग्जाम में अगर अलाउंस दिया एचआरए का तो वो करना है, मतलब ये दोनों ध्यान में रखना है, एचआरए वर्सेस रेंट फ्री एकोमोडेशन। यहाँ पे आपको अलाउंस दिया है, यहाँ पे आपको घर दिया है, बस ये दोनों में डिफरेंस है कि एक एचआर में आपको पैसा दिया, अब आपको रेंट पे लेकर हो, इधर आपको मस्त की घर दिया है। क्या दिया है, घर दिया है, बराबर है क्या, समझा सबको, ठीक। चलो, तो अगर आपको घर दिया है तो देखो क्या होगा। पहला, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कितना टैक्सेबल है, इस टैक्सेबल टू दी एक्सटेंट ऑफ लाइसेंस फी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक लाइसेंस फी देना पड़ता है, कुछ काम का नहीं है, तो उतना वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, उतना क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना गया है।
अदर एम्प्लॉय में देखना है कि वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने भी रेंट पे लेके दिया है। तो पहला सिचुएशन उन्होंने रेंट पे लेके आपको दिया है, तो आपके इनकम में कितना ऐड होगा? आपके सैलरी का 10%, और एम्प्लॉयर ने जो रेंट पे किया आपको घर देने के लिए, उसमें से जो लेस है वो आपकी इनकम में ऐड होगा। तो सैलरी का 10% और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। एंड दूसरा, वेयर अकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर, अगर है ओन बाय एम्प्लॉयर है, खुद का है एम्प्लॉयर का, तो फिर आपको देखना है कि आप जिस सिटी में रहते हो उसका पॉपुलेशन कितना है ना। तो अगर 40 लाख से ज्यादा है तो 10%, 15 से 40 लाख है तो 7.5%, एंड 15 से कम है तो 5%। तो अगर एग्जैक्टली 15 लाख है तो 7.5% लेना है। 15 से 40 मतलब 15 40 को इंक्लूड करना है, 7.5। 40 लाख एक है, दो है, तीन है, तो फिर 10% लेना है। तो ये एक्सीड है, ध्यान में रखना है आपको उसका क्या होगा। नाउ तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्टली ये बी पार्ट एग्जाम में आता है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बहुत सारे हैं। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन इजी है, बट सैलरी का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, तो शायद थोड़ा तकलीफ आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब इसमें फर्नीचर दिया तो क्या करना है, सिंपल, घर का वैल्यूएशन जो ऊपर है एज इट इज होगा, फर्नीचर का ऐड होगा। फर्नीचर का वैल्यू दो तरह से होगा। पहला, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, ओरिजिनल मतलब बिफोर डेप्रिसिएशन। एंड अगर ऐसा है रेंट पे लेके दिया तो उसका रेंट आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। एंड कंसेशन का मतलब है ये जो अपन ने परक्विजिट पूरा कैलकुलेट किया घर का फर्नीचर का, उसमें से आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया तो उसको माइनस करना है, उसको बोलते हैं कंसेशन। तो परक्विजिट में जहां जहां पे वर्ड कंसेशन लाएगा, इसका सिंपल मतलब है आपसे कुछ पैसा रिकवर किया गया, वो आपको मस्त वे की माइनस करना है फाइनल वैल्यू में से। देन सिचुएशन ई, काफी बार जब आपका ट्रांसफर होता है तो आपको नई जगह पे भी एक घर दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर से, कौन से अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या वो भी हो सकते हैं, उनको दूसरा घर अलॉट हुआ है तो उनको शिफ्ट होने के लिए टाइम लगता है कि नहीं। तो इसलिए पहले 90 दिन तक दोनों घर में से जिस घर का वैल्यूएशन कम है वो उनकी इनकम में ऐड होगा। बट 90 दिन के बाद जब तक आप दोनों घर नहीं छोड़ते हो तो दोनों घर का आपकी इनकम में क्या होगा, वो मस्त में ऐड होता रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज सैलरी। सैलरी भी इंक्लूड क्या करना है, बेसिक सैलरी, डीए, ऑल टैक्सेबल अलाउंस का मतलब है अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जाम, फाइनल आंसर। बोनस, कमीशन, फीस। अभी देखो ये बोनस जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है। एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं होगा, डीए नॉट एप्लीकेबल। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस एंड वैल्यू ऑफ परक्विजिट, कोई भी परक्विजिट यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो ये सब ऐड करके फिर ये आपको देखना है। तो पहले एग्जाम में क्या करना है सर, पहले सैलरी का वर्किंग करो, सैलरी काउंट करो, क्या क्या लेंगे सैलरी में, बेसिक, डीए इफ एप्लीकेबल, बोनस। अच्छा, कमीशन तीनों प्रकार के, मैंने अभी कहा था कि कमीशन 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे सब लेना है ना, फीस लेना है, एनी अदर मॉनिटर पेमेंट, सब कुछ आपको क्या करना है, ऐड करना है। आपको सब कुछ क्या करना है, मुस्तफी ऐड करना है, और वो टोटल लेके फिर क्या करना है, उसका फिर 10% डिपेंड, फिर रेंट का है तो 10%, फिर खुद का है तो फिर 3 जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वर्किंग करना है। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन वर्ड इंपॉर्टेंट, मतलब आपका लायबिलिटी एम्प्लॉयर ने पे किया है, उसकी लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है। जैसे आपके लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना, ये उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी बात नहीं हो रही है। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि आपने किसी से लोन लिया है और वो लोन का भुगतान कंपनी कर रही है जिसका कोई रिलेशन नहीं आपके लोन से, और इन गुड फेथ आपका लोन कंपनी ने क्लियर किया, तो फिर वो आपके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सो एनी ऑब्लिगेशन, तो इसमें एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, मोस्ट कॉमनली लिखो, इनकम टैक्स आ सकता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आ सकता है, आपका प्रोफेशनल टैक्स आ सकता है। दीज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, है ना। तो अभी ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स पेड ऊपर ऐड होगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऊपर ऐड भी होगा, और बाद में उसका डिडक्शन भी मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स भी इनकम में भी ऐड होगा और डिडक्शन मिलेगा। तो ये इनकम में ऐड होगा, आगे जाके जहां जहां पे डिडक्शन मिलना है वो मिलेंगे, वो मतलब वो मिलेंगे, वो उसको बैन नहीं किया है। तो ये ध्यान में रखना है, बच्चे वहां पे माइनस करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट का मतलब पसीना, इक्विटी शेयर्स नॉट पुदीना।
तो सर ये क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर मतलब आपने कंपनी के कुछ अच्छा काम किया है, तो कंपनी को बहुत एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हुआ है, कंपनी आपके मेहनत को सराहना चाहती है ना, तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके लिए आपको शेयर्स दिए थे टू, मतलब आपने कंपनी के लिए अच्छा काम किया ना, उसको रिकग्नाइज करने के लिए। तो उसका जिस दिन आपको शेयर्स अलॉट हुए, मतलब जिस दिन आपने शेयर का ऑप्शन एक्सरसाइज किया, अलॉटमेंट नहीं, आपने कंपनी को ठीक है सर मेरे को 50 शेयर्स दे दो, जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू माइनस आपने जो अमाउंट पे किया वो, क्योंकि कंपनी आपको डिस्काउंट में देती है। नहीं तो कंपनी की जरूरत क्या, आप तो मार्केट से भी खरीद सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज से, बट व्हेन यू टेक इट फ्रॉम कंपनी यू गेट अ डिस्काउंटिंग रेट। ये पेड हो सकता है या फ्री होगा, फ्री होगा तो पूरा फेयर मार्केट वैल्यू आपके इनकम में क्या होगा, ऐड होगा, एंड पेड है तो नहीं होगा, पेड है तो नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना, मतलब डिफरेंस ऐड होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बराबर है क्या? तीन समझ में। फोर्थ, मोटर कार फैसिलिटी। तो मोटर कार में आपको एग्जाम में ये तीन कॉम्बिनेशन पहले अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आप जब तक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे आप वर्किंग नहीं कर पाओगे। तो पहला है गाड़ी ओन्ड एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, दोनों कंपनी का है। अगर पर्सनल पर्पज के लिए इमेजिन करो, ये हाईएस्ट परचेज होगा अमाउंट वाइज, गाड़ी भी कंपनी का, मेंटेन भी कंपनी का है, पूरा बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो आपकी इनकम में क्या क्या ऐड होगा, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन पूरा मस्त है कि आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि पूरा खर्चा कंपनी कर रही है, गाड़ी कंपनी के पूरा यूज आपके लिए हो रहा है, तो मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन सब कुछ आपकी इनकम में ऐड होगा। नो व्हाट इज मेंटेनेंस? यहाँ पे दिया मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड रिपेयर्स, पेट्रोल, ड्राइवर सैलरी, डेप्रिसिएशन। से आप भी कार यूज करते हैं तो आपको पता है मेंटेनेंस में क्या आएगा, रिपेयर, पेट्रोल, इंश्योरेंस जो भी है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब परचेज प्राइस का, डब्ल्यूडीवी का नहीं। एंड अगर सपोज वो गाड़ी एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया तो सर, तो फिर उसका रेंट आपकी इनकम में मस्त भी ऐड होगा, जो मिला के टोटल। ठीक है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर ड्राइवर, देखो मैंने यहाँ पे एक नोट दिया वेरी इंटरेस्टिंग, ड्राइवर पूरा पर्सनल पर्पज के लिए तो पूरा ऐड होगा, लेकिन अगर वो बहुत पर्पज के लिए है, मतलब ऑफिस के काम के लिए भी और आपके काम के, तो 900 रुपये आपकी इनकम में ऐड होगा, कितना ऐड होगा, 900 रुपीज आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा, कितना ऐड होगा, 900, ठीक है। तो ड्राइवर में पार्टली पर्पज है तो 900 रुपया, हाँ, अब इसमें कैपेसिटी फर्क नहीं पड़ता है, एंड लोअर कैपेसिटी का मतलब क्या है वो आपको पता है, 1600 तक है तो लोअर कैपेसिटी, 16 के ऊपर हायर कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड, बोथ पर्पज है तो 1800 2400, जो भी मैंने कहा, बोथ पर्पज मतलब दोनों काम के लिए यूज हो रहा है, तो कैपेसिटी 1600 या उससे कम है तो 1800 रुपया, 1600 से ज्यादा है तो 2400, एंड इसमें ड्राइवर का 900 रुपया ऐड होगा, यहाँ पे ड्राइवर का पूरा ऐड होगा, क्योंकि पूरा ड्राइवर आपके लिए, बट बोथ पर्पज में ड्राइवर का यहाँ पे 900 ऐड होगा। नेक्स्ट, गाड़ी एम्प्लॉयर की बट मेंटेन एम्प्लॉय ने किया है। अभी का लॉजिक लगाओ, पहले केस में दोनों कंपनी का था, यहाँ पे एक पार्ट आप कर रहे तो आपको बेनिफिट खाली कार का मिल रहा है कि नहीं, मेंटेन तो आप ही कर रहे, ड्राइवर आपका है, पेट्रोल आपका है, रिपेयर मेंटेनेंस आपका है, तो लॉजिकल लगा सोचो, आपको खाली एम्प्लॉयर का जो है गाड़ी, इसलिए यहाँ पे खाली डेप्रिसिएशन ऐड हुआ, तो रटने की जरूरत नहीं, लॉजिक ध्यान में रखना कि खाली मेरे को बेनिफिट कार का मिल रहा है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, इसलिए ये भी 1800 का 600 हो गया, क्योंकि मेंटेन आप कर रहे हैं, तो बोथ पर्पज के लिए गाड़ी का 600, लोअर कैपेसिटी, हायर कैपेसिटी 900, ड्राइवर का वापस दिया है तो 900, ड्राइवर लेना कंपल्सरी नहीं है, एग्जाम में चेक करना है कि ड्राइवर दिया है क्या, काफी बार सेल्फ ड्रिवन कार करके दिया जाता है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे गाड़ी आपने मेंटेन किया है, एम्प्लॉय एंड ओन बाय एम्प्लॉयर है, तो पर्सनल पर्पज है तो मेंटेनेंस, बोथ पर्पज है तो, हाँ देखो अभी लॉजिक लगो, गाड़ी आपका है, तो अगर गाड़ी आपका है तो आपको बेनिफिट कौन से फॉर्म में मिला है, मेंटेनेंस, इसलिए मेंटेनेंस ऐड होगा,
एंड जरा ये बहुत पर्पस अलग है, इसमें क्या करना है, जो एक्चुअल खर्चा दिया है उसमें से आपको माइनस करना है। कितना माइनस करना है? कौन सा कॉम्बिनेशन है? गाड़ी आपका है, मेंटेन एम्प्लॉय ने किया, गाड़ी आपका मेंटेन एम्प्लॉय ने किया, बोथ पर्पस अच्छे से लर्न करना है। तो एग्जाम में खर्चा दिया जाएगा, उसमें से गाड़ी के लिए 1800-2400 माइनस करना है, ड्राइवर का 900 माइनस करना है। एंड अगर उन्होंने अगर लॉग बुक मेंटेन किया है तो आप जितना वो सर्टिफिकेट होगा आप हायर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये सॉल्विंग सैलरी में क्या दोस्तों, सॉल्विंग आसान है, बस लर्निंग पार्ट बहुत सारा है। मतलब मैं एग्री करता हूँ, इसमें बहुत सारी प्रोविजन लर्न करने पड़ते हैं, बहुत सारे हैं, मतलब मैं वो डिनाई नहीं करूंगा, बट टॉपिक इजी है, ये कंफर्म है। हाँ, अभी जब गाड़ी बहुत पर्पज के लिए यूज होती है तो अमाउंट रिकॉर्ड माइनस नहीं करना है, क्योंकि अपन परक्विजिट में से जो पार्ट रिकॉर्ड किया है वो अपन माइनस करते हैं, बट यहाँ पे नहीं करना है। पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करना है, मतलब आपको 16 जान से अगर गाड़ी दिया तो अपन परक्विजिट फरवरी से निकालेंगे, जनवरी का नहीं निकालेंगे। एंड अगर ये फैसिलिटी कन्वेंस फैसिलिटी है तो हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस उनको वहां से कोर्ट लेके जाते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है। क्या है वो? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एनी क्वेश्चन नाउ? नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। अभी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आज ही बता रहा हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड कौन से पर्पज के यूज कर रहे हैं, ऑफिस के पर्पज के यूज कर रहे हैं तो परक्विजिट होगा ही नहीं। पर्सनल पर्पज है तो फुल्ली टैक्सेबल है। गिफ्ट वाउचर टोकन सिंपल, कैश गिफ्ट है तो 5000 तक एग्जाम्पशन नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है। गिफ्ट इन काइंड है, अब इसमें आपको इंस्टीट्यूट का मॉडल देखना है ना, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रोविजन है ना, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट बदल सकते हैं। सी इंस्टीट्यूट अलग बोल रहा है, सी एम अलग, सी एस अलग। तो गिफ्ट इन काइंड है तो दो अप्रोच है। कुछ बुक में ऐसे लिखा है कि सपोज आपको गिफ्ट मिला 16,000 का, उसमें से 5,000 माइनस करो, 11,000 पे टैक्स आएगा। तो कुछ मॉडल में ऐसा लिखा है कि व्हेन इट एक्सीड 5,000 यू कैन नॉट अवेल द एग्जामिशन, पूरा 16,000 पे टैक्स होगा, बिकॉज ऑफ वर्डिंग इन एक्सेस ऑफ 5,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ये वर्डिंग की वजह से कंफ्यूजन होता है, इन एक्सेस ऑफ का मतलब है ऊपर का टैक्सेबल या पूरा। तो कुछ इंस्टीट्यूट का है कि नहीं पूरा टैक्सेबल है, कुछ इंस्टीट्यूट 5,000 माइनस करके देते हैं। तो आपने को अपना इंस्टीट्यूट का मॉडल चेक करना है, बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग इट। तो आप एक बार चेक कर लो, उसके हिसाब से आंसर लिखना है ना। अपने मॉडल देख लो एक बार, या स्कैनर देख लो, उसमें जैसे क्या उसके हिसाब से करना है, थोड़ा फर्क आ सकता है। क्लब एक्सपेंडिचर ये भी कुछ काम का नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर ऑफिस पर्पज के लिए तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ के छोड़ देना, ये भी टाइम पास है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और हायर ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, मतलब क्या है? मतलब आपको एम्प्लॉयर ने गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी दिया है, तो उसमें कितना टैक्स देना है? अच्छा, बेसिकली फुल्ली टैक्सेबल है, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली क्या है, टैक्सेबल है ना। तो इसमें क्या है, अगर इसमें दो चीजें ऐड होंगी, या तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या तो हायर चार्जेस। अगर एम्प्लॉयर ने खुद प्रोवाइड किया तो उनका कॉस्ट, अगर किसी एजेंसी से लिया तो हायर चार्जेस फुल्ली ऐड होंगे। ये फैसिलिटी अगर आपके नाम पे है तो स्पेसिफाइड प्लस नॉन स्पेसिफाइड सबके लिए टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉयर के नाम पे तो इट इज ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन अलाउंस इज डिफरेंट, एजुकेशन फैसिलिटी इज डिफरेंट। अलाउंस डिस्कस ऑलरेडी, फैसिलिटी एम्प्लॉय को दिया है फुल्ली एग्जाम, एम्प्लॉय खुद ऐसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जो एम्प्लॉयर का है, या उसका घर से एम्प्लॉयर ने किया है, फुल्ली एग्जाम्ड। फैमिली मेंबर फुल्ली टैक्सेबल, एंड चाइल्ड अगर है तो अलग है, मतलब फैमिली मेंबर में चाइल्ड इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे लिख के रखना अदर देन चाइल्ड, है ना। चाइल्ड के लिए दो पार्ट है, अगर रीइंबर्समेंट है तो फुल्ली टैक्सेबल है। व्हाट इज रीइंबर्समेंट? आपके पेरेंट्स ने आपका फीस भर दिया, उसका रिसीट लाके एम्प्लॉयर को दिया और उसने आपके अकाउंट में पूरा पैसा डाल दिया, तो वैसा है तो फुल्ली टैक्सेबल। अदरवाइज अगर इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का है या फिर वो खुद खर्च कर रहा है डायरेक्टली, नॉट रिम्बर्समेंट, तो
₹1000 पर चाइल्ड क्या होगा, माइनस होगा पर मंथ, एंड प्लस आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया वो तो सब जगह पे माइनस होगा। तो ये चाइल्ड में ध्यान में रखना है कि रिइंबर्समेंट में कोई एग्जाम्पशन नहीं है ना, पूरा टैक्सेबल है क्योंकि पूरा पैसा उसने दिया ना एम्प्लॉयर ने। बट अदर देन रिइंबर्समेंट अगर है तो ₹1000 पर चाइल्ड, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, प्लस आपसे कितना अमाउंट रिकॉर्ड किया वो माइनस करना है। किसमें से, कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन जो एग्जाम में दिया जाएगा आपको, उसमें कितना खर्चा किया दिया जाएगा वो आपको क्या करना है, माइनस करना है बस। एंड चाइल्ड में क्या इंक्लूड है, ये चाइल्ड इंक्लूड है, ठीक है। और आपके नोट्स में थोड़े चेंजेस होंगे तो उतना देख लेना, क्योंकि मैंने बाद में मैं रिकॉर्ड करने का कुछ मिस्टेक से तो मैं रेक्टिफाई करता हूँ, तो अगर आपको अपडेटेड नोट्स आए तो डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट अ कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनी गेस ये क्या है, कोई बता सकते हैं क्या है ये? एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री मतलब आपसे बैच नहीं लिया है, कंसेशन मतलब कुछ बैच लिया, थोड़ा लेबर लिया है, तो फिर वो आपके इनकम में ऐड होगा। अभी कैसे करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, सिंपल है, रेट एज पर SBI on 1st April 24 minus actual rate of interest by employer। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपके इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। इसका जो डिफरेंस है वो आपके इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, सो रेट एज पर SBI एज ऑन 1st April माइनस एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस जो डिफरेंस है वो आपके इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। तो अगर रेट अगर मतलब पॉजिटिव है तो ही फायदा होगा, एंड इंटरेस्ट पे तो पूरा ऐड होगा। यहाँ तक तो ये रेट एग्जाम में दिए जाते हैं। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन का है, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, यू सी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, अपन 5th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, PNR/100, तो फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है ना, इनटू लोन इनटू पीरियड। अरे इंटरेस्ट उसी पीरियड का लगेगा ना जितने समय आपने पैसा यूज किया है, तो लोन अमाउंट लिखना है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, पीरियड लिखना है। अच्छा, लोन कौन सा लेना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, एग्जाम में अप्लाई करना है, एंड जो भी आंसर आएगा उसको आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। दिया है मैंने यहाँ पे, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इंटरेस्ट एज पर SBI एट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय, ये जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम में ऐड होगा। अच्छा, अभी इसमें अगर लोन आपने मेडिकल पर्पज के लिए लिया है तो एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है, एंड अदर देन मेडिकल है तो टोटल 20,000 तक एग्जम्प्ट है एग्रीगेट, मतलब 20,000 के 5 लोन नहीं ले सकते एज ए एम्प्लॉई। अब तो 20,000 लोन है, सब मिला के तो एग्जम्प्ट है, सब मैंने 25,000 का लिया गए काम से, पूरा 25,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपन एक ब्रेक लेते हैं। 1 घंटे का लेक्चर लगभग हुआ है, ज्यादा लंबे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 1 घंटे का अच्छे से रिवाइज कर लो, ये 2 बार करना है आपको रिवाइज, इससे आपका चैप्टर अच्छे से याद होगा, इससे आपको हेल्प होगी, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा आपको देख के डर होगा इतना मैं कैसे पढ़ूंगा, इससे आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा, इससे आपको बेसिक चीजें रिवाइज होगी, फिर आप मेन नोट्स पढ़ना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो तो गाइस, थैंक यू सो मच। सेकेंड पार्ट में आप बचाओ पूरा कंप्लीट करेंगे, थैंक यू। कुछ चैप्टर बड़े हैं तो उसको 2-2 पार्ट में कवर करेंगे, थैंक यू।